अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है नेक्स्ट, वो डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन। तो डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन क्या है? जब कोई रेजिस्टिव मीडियम के अंदर हमारा बॉडी ऑसिलेट करता है तो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो बतदरीज कम होता है, तो इसको हम कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। और जो बॉडी मोशन परफॉर्म कर रहा होता है उसको हम नाम देते हैं डैम्प्ड ऑसिलेटर। और अगर कोई रेजिस्टिव फोर्स मौजूद ना हो तो फिर उसका जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट रहता है, वो एम्पलीट्यूड तब्दील नहीं होता, कम नहीं होता, तो उसको हम अनडैम्प्ड ऑसिलेटर या अनडैम्प्ड हार्मोनिक मोशन का नाम देते हैं। तो आज हम इसकी बात करते आ रहे हैं, हमने किसी रेजिस्टिव फोर्स की बात नहीं की। तो आज जो है वो अब हम इस किस्म की फोर्स की जो मोशन की हार्मोनिक मोशन की बात करेंगे, यानी बॉडी हमारा ऑसिलेट कर रहा होगा लेकिन वो किसी रेजिस्टिव मीडियम के अंदर जो है उसकी ऑसिलेशन हो रही होगी। तो यहाँ हमने उसकी जो है वो डेफिनेशन की है कि डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन क्या होता है, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, या डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन जो हैं वो क्या हैं। तो अगर मोशन हो रही हो और मोशन बतदरीज कम हो रही हो, और अगर हम ग्राफिकली या वैसे उसका देखें तो जो उसका एम्पलीट्यूड है उसमें बतदरीज कमी आ रही है, तो हम उसे कहेंगे कि इसकी जो मोशन है वो डैम्प्ड है। अब ये बतदरीज कमी जब किस वजह से आ सकती है, वो है फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, और वो है एयर रेजिस्टेंस की वजह से, और दूसरी इंटरनल फोर्सेस जो हैं वो भी हो सकती हैं। फ्रिक्शन की जो फोर्स है, जब एक बॉडी एक सरफेस के ऊपर मूव कर रहा होगा तो वहाँ फ्रिक्शनल फोर्सेस होंगी, और अगर बॉडी एक हवा के अंदर मूव कर रहा है तो वहाँ पे एयर रेजिस्टेंस फोर्स होगी। अगर लिक्विड के अंदर मूव कर रहा है तो लिक्विड की फोर्स होगी। और अगर हम स्प्रिंग में सिस्टम की बात करें तो वहाँ इंटरनल फोर्स जो है वो भी हो सकती है, जो उसकी मोशन को रोक सकती है। तो आपने इसको अक्सर देखा होगा कि जब हम सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं, तो अगर हम ये उसकी मीन पोजीशन है और अगर हम उसको उसकी एक्सट्रीम पोजीशन से मूव करवाएं तो आपको पता है कि उसकी ऑसिलेशन जो है वो इस तरह होती हैं, और ये ऑसिलेशन जो है आफ्टर सम टाइम ख़त्म हो जाती हैं। तो वो उसमें जो रोल प्ले हो रहा होता है वो एयर रेजिस्टेंस का हो रहा होता है। जो एयर की ड्रैग फोर्स है, जो एयर की रेजिस्टिव फोर्स है, वो उसको जो है वो रोक रही होती है, जिसकी वजह से पहले उसका एम्पलीट्यूड जो है वो कम होता है, बतदरीज कम होते होते उसका एम्पलीट्यूड जो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो इस डायग्राम में आपको एक सिस्टम जो है वो दिखाया गया है, एन आइडियलाइज्ड एग्जांपल ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो आइडियलाइज से क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके अंदर हमने जो इन दोनों सरफेसेस के दरमियान जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको जो है वो इग्नोर किया हुआ है। हम जिस फोर्स की जस्ट बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ इस लिक्विड, इस फ्लूइड की ड्रैग फोर्स होगी जिसकी हम बात करेंगे। बाकी उसमें जितनी भी एनर्जी डिसिपेटिव फोर्सेस हैं उनको हम इग्नोर कर देंगे, उनके जो रोल है इस मोशन में उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो इसलिए हमने इसको सिंपल डैम्प्ड ऑसिलेटर वो भी कह सकते हैं, और आइडियल डैम्प्ड ऑसिलेटर ये भी कहा जा सकता है, क्योंकि हमने इसके अंदर जो बाकी रेजिस्टिव फोर्सेस हैं, इसकी रेजिस्टिव फोर्स और यहाँ पे जो एयर मौजूद है उसकी जो रेजिस्टिव फोर्स है उसको हमने इग्नोर किया हुआ है। और दूसरा एक और चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है मैसलेस वैन। तो ये जो वैन हमने अटैच की है इसके मैस की वजह से जो इफेक्ट है वो भी हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। इस जगह पे इस एग्जांपल में जिस मैस का जिक्र होगा वो सिर्फ और सिर्फ जो मैस ऑफ द ब्लॉक है उसकी हम बात करेंगे। तो चूंकि हमने बाकी तमाम जो एनर्जी डिसिपेटिव फोर्सेस हैं उसको इग्नोर कर दिया है, इसलिए हम इसको आइडियल डैम्प्ड ऑसिलेटर का जो है वो नाम देते हैं। तो ज़रा इसकी कंस्ट्रक्शन पे गौर करें तो क्या है
कि ये एक ब्लॉक पर मुश्तमिल है जिसका मास m है, उसको हमने एक स्प्रिंग के साथ अटैच किया है जिसके कांस्टेंट की वैल्यू k है, और उसको हमने ड्रैग फोर्स का इफेक्ट देखने के लिए एक वैन के साथ अटैच किया है दैट इज मासलेस, और वो एक फ्लूइड के अंदर जो है वो मूव करेगी। तो जब ये वैन इस फ्लूइड के अंदर मूव करेगी तो अपनी इस शेप की वजह से जो फ्लूइड मौजूद होगा वो इसके ऊपर ड्रैग फोर्स जो है वो लगाएगा। जब हमारा स्प्रिंग सिस्टम उसका जो ब्लॉक है वो इस तरफ मूव करेगा या ब्लॉक जो है वो इस तरफ मूव करेगा, तो उसके ऊपर जो ड्रैग फोर्स लगेगी वो हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी फ्लूइड के अंदर जो ड्रैग फोर्स होती है वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होती है। अब चूंकि ये मोशन हम अलॉन्ग एक्स एक्सिस ले रहे हैं, लिहाजा हम यहाँ पे इसको एक्स डिनोमिनेटर से जो है एक्स इंडेक्स से डिनोट कर देते हैं। और इसमें जब प्रोपोर्शनलिटी साइन करें ख़त्म करेंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा दैट इज़ बी। तो बी जो होगा वो हमें जो हमारा फ्लूइड है उसके बारे में बताएगा, और जो हमारी ड्रैग फोर्स है उसकी डिपेंडेंस किस चीज़ के ऊपर है उसके बारे में इसके बारे जो बी है वो हमें इंफॉर्मेशन जो है वो बताएगा। और ये आप फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ चुके हैं कि जो जब एक बॉडी एक फ्लूइड के अंदर मूव करता है तो उसके ऊपर मुख्तलिफ अवामल पर उसकी ड्रैग फोर्स से डिपेंड कर रही होती है। तो उसमें शेप आ जाती है, बॉडी की साइज आ जाता है, और जो मीडियम की प्रॉपर्टीज़ हैं वो आ जाती हैं। तो ये चीज़ें आपने वहाँ पर पढ़ी। बहरहाल यहाँ हम उन तमाम फैक्टर्स को कांस्टेंट रख के उसके जो है वैल्यू को बी से जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो माइनस साइन है वो हमें क्या बता रही है कि जो फ्लूइड मोशन हो फ्लूइड रेजिस्टेंस होती है जिसको हम ड्रैग फोर्स कहते हैं, इट ऑलवेज अपोजेस द मोशन दैट मूव्स इनसाइड द फ्लूइड। तो यहाँ पे एफ आर लिखा है, इट मस्ट बी एफ एक्स, इसको आप जो है वो दुरुस्त कर लीजिएगा। तो ये हमारे पास वो फोर्स आ गई जो हमारी वैन के ऊपर जो है वो ड्रैग फोर्स लग रही है। तो जी जब हम इसमें अपनी टोटल फोर्सेस की बात करते हैं तो उसमें दो फोर्सेस हैं, एक हमारी स्प्रिंग की वजह से फोर्स है और दूसरी जो है वो बी की वजह जो फ्लूइड है उसकी वजह से फोर्स है, और ये हमारी नेट फोर्स हो जाएगी। तो टोटल फोर्स जो हमारे सिस्टम की ऊपर एक्ट कर रही है वो ये होगी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अगर बॉडी हमारा मूव कर रहा है और उसमें एक्सेलरेशन है तो वो इस चीज़ के इक्वल है। अगर हम जस्ट उसकी मैग्नीट्यूड की बात करेंगे इट विल बी लाइक दिस। और हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो जो उसका डिस्प्लेसमेंट है अगर हम उसे एस कह रहे हैं एक्स कह रहे हैं तो उसके डबल टाइम डेरिवेटिव के बराबर होता है। तो इस तरह हमारे पास आफ्टर रीअरेंजमेंट ये इक्वेशन जो है वो आ जाती है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये आ जाती है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो ये आ जाएगा। तो ये फंक्शन हमारे जो डैम्प्ड ऑसिलेटर है उसकी मोशन को डिस्क्राइब कर रही है। और ड्यूरिंग दिस डेरिवेशन जो हमारे पास मेगा की वैल्यू आती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वो मेगा प्राइम है। तो ये मेगा सिंपल मेगा से डिफरेंट है। जो सिंपल हमारी वैल्यू आई थी मेगा की वो थी के ओवर एम। अब जो एडिशनल टर्म आ रही है वो ये आ रही है, इसका मतलब ये है कि इसमें जिस फ्लूइड के अंदर जो चीज़ हमारी बॉडी के मोशन को अपोज कर रही है उसका जो है वो रोल होगा। तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ऑसिलेटर की इन द एब्सेंस ऑफ एनी रेजिस्टिव फोर्स एनी मीडियम, और जो मेगा प्राइम है ये हमारी होगी इन द प्रेजेंस ऑफ द मीडियम। तब इसका जो है हम इफेक्ट जो है वो देखते हैं, इसका डिफरेंट केसेस भी हम जो है वो स्टडी करेंगे। तो ये जो एक्सप्रेशन हमने निकाला है 3 और ये जो रिजल्ट निकाला है, तो इट होल्ड्स गुड व्हेन द डैम्पिंग इज स्मॉल। यानी अगर हम ऐसा मीडियम इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर डैम्पिंग स्मॉल है, जो रिलेटिवली कम फोर्स को मोशन को अपोज कर रहा है, तो फिर आपके जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स होंगे वो बहुत करीब होंगे जो आपके
थ्योरेटिकल रिजल्ट्स होंगे। तो जितना जो है वो डिफरेंस, जितनी आप डैम्पिंग ज़्यादा लेंगे तो उतनी जो है ये रिजल्ट्स जो है आपके उनमें डिफरेंस जो है वो ज़्यादा आएगा। तो इसका मतलब ये है कि इट होल्ड्स गुड, यानी कि इससे रिजल्ट प्रिसाइज आते हैं अगर हम जो है वो डैम्पिंग जो है वो स्मॉल लेते हैं। और डैम्पिंग स्मॉल लेने के लिए क्या होगा कि जो हमारा बी स्क्वायर है इट मस्ट बी स्मॉलर देन 4 km, और फिर जो बी है इट मस्ट बी स्मॉलर देन जो हमने वैल्यू जो है वो निकाली वो इससे कम होनी चाहिए। तो हम थ्योरेटिकली वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे बी की वैल्यू जो है वो कितनी होनी चाहिए। तो अब हम चलते हैं इसके डिफरेंट केसेस की तरफ और इसके इफ़ेक्ट को स्टडी करने की तरफ। तो जैसा कि हमने एक्सप्रेशन निकाला है इक्वेशन नंबर 3 में, ये वाली जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 3, यानी x इक्वल्स टू एक्स एम, इसको दोबारा लिखते हैं, x इक्वल्स टू एक्स एम ई टू रेज पर माइनस 2bt ओवर 2m, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं आएगा, into the cosine function with mega prime t plus 5। तो ये हमारे पास इक्वेशन जब आएगी इसको हमने अभी यूज भी करना है नेक्स्ट। तो यहाँ पे हमें देखिए तो बताया गया है कि हमारी जो इक्वेशन नंबर 3 है, यानी ये वाली जो इक्वेशन है इज अ कोसाइन फंक्शन, और आपको पता है कोसाइन फंक्शन जो है उसकी वैल्यू में तब्दीली आती है, चूँकि कोसाइन फंक्शन की जो वेरिएशन है वो टॉप से स्टार्ट होती है और विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर टाइम जो है वो इस तरफ हो तो उसमें वेरिएशन जो आती जाती है। लेकिन चूँकि ये जो हमारे पास इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड है ये इस टर्म का और इस टर्म का प्रोडक्ट है, लिहाजा जो नेट एम्पलीट्यूड आएगा इन दोनों से मल्टीप्लाई होके आएगा। तो ये जो एम्पलीट्यूड हमें कोसाइन फंक्शन का होगा ये बेसिकली अब डिपेंड करेगा इस फैक्टर के ऊपर। तो ये जो फैक्टर है अब जिस तरह ये बिहेव करेगा, अगर इसकी वैल्यू मैक्सिमम रहेगी तो इसकी वैल्यू भी मैक्सिमम होगी, लेकिन अगर ये विद द पैसेज ऑफ टाइम कम हो रहा है तो फिर डेफिनेटली जो हमारा इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड होगा वो भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, उसकी वैल्यू जो है वो भी कम होती जाएगी। तो इसको हम डायग्राम से देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखने का मकसद यही था, हुज एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली डिक्रीजेज विद टाइम एज शोन इन द फिगर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उसका जो एम्पलीट्यूड है वो कम हो रहा है, किसकी वजह से, इस फैक्टर की वजह से, क्योंकि इसके अंदर जो मेन चीज़ आपको नज़र आ रही है वो ई टू रेज पर माइनस बी टी ओवर 2m है। तो अगर हम इसको रीअरेंज करें इट विल बी एक्स एम ओवर e की पावर बी टी ओवर 2m। डेफिनेटली जब t इंक्रीज करेगा डिनोमिनेटर में e की पावर इंक्रीज करेगी तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा जो इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड होगा इट विल गो ऑन डिक्रीजिंग। इसलिए जो हमारा कोसाइन फंक्शन होगा उसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, बल्कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है उसकी वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी जैसा कि डायग्राम में बताया गया है, और फाइनली उसकी जो वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाएगी जब वो सारी की सारी एनर्जी जब वो डिसिपेट कर चुका होगा। तो द डॉटेड कर्व डिपिक्ट वेरिएशन ऑफ द एम्पलीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के लिहाज से किस तरह उसमें जो है वेरिएशन आ रही है। तब हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं कि डैम्पिंग का फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो फ्रीक्वेंसी से मुराद क्या होगी कि बॉडी कितनी दफ़ा जो है वो ऑसिलेट करता है, ये हम डैम्पिंग से मुराद ले रहे हैं। तो हमने ये स्टडी किया था जब हम विदाउट डैम्पिंग फोर्स की बात कर रहे थे, ड्रैग फोर्स की बात कर रहे थे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये हमें नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, कंप्लीट ऑसिलेशंस बताती है,
नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, कि कितने वो ऑसिलेट करेगा, मतलब एम्पलीट्यूड के बारे में नहीं, ऑसिलेशंस के बारे में। तो मेगा प्राइम क्या होगा कि अगर मीडियम मौजूद है तो फिर उसके विद इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एम्पलीट्यूड क्या ऑसिलेशन उसके उतने ही रहेंगे या ऑसिलेशन उसके जो है वो कम हो जाएंगे, यानी एक सेकंड में वो जितने चक्कर मुकम्मल करता है क्या वो उतने ही रहेंगे या कम हो जाएंगे। पहले में हमने बात की है कि उसका एम्पलीट्यूड कम होगा, अब हम देखेंगे क्या उसके वाइब्रेशंस, क्या उसकी जो ऑसिलेशंस हैं, चक्कर हैं, क्या उन पर भी असर होता है कि नहीं, उसको हम अब देखने लगे हैं। जैसा कि हमने कहा था कि हमारी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है विदाउट डैम्पिंग, इन द एब्सेंस ऑफ डैम्पिंग, उसकी फ्रीक्वेंसी ये है। लेकिन अभी हमने जो निकाली है मेगा प्राइम, उसकी जो वैल्यू है वो ये है k ओवर m माइनस b ओवर 2m स्क्वेयर, ये हमारे पास। अब देखें जो मेगा प्राइम है वो, उसमें से जो मेगा थी उसमें से इतनी वैल्यू जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो डेफिनेटली इससे ये क्लियर होगा कि मेगा प्राइम की जो वैल्यू होगी इट विल बी लेस दैन मेगा। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि डैम्पिंग की वजह से ना सिर्फ उसकी एम्पलीट्यूड कम होगी बल्कि जो उसकी ऑसिलेशंस हैं, बल्कि उसके जो चक्रों की तादाद है वो भी रिड्यूस होगी डैम्पिंग की वजह से। तो अब हम नेक्स्ट उसका जो है मीन लाइफ क्या होता है उसको हम देखते हैं, उसको हम स्टडी करते हैं। तो मीन लाइफ से मुराद क्या होती है, किसी भी चीज़ का जो मीन लाइफ टाइम है वो, अगर कोई चीज़ जो है वो डिक्रीज हो रही हो तो हम कहते हैं कि अगर कोई चीज़ अपनी इनिशियल वैल्यू का 37% रिड्यूस होती है, तो जितना वो टाइम इसको उतना लगता है 37% रिड्यूस होने के लिए, डिक्रीज होने के लिए, उसको हम नाम दे देते हैं मीन लाइफ टाइम। तो इसको मैथमेटिकली 1/एप्सिलॉन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इस बकायदा एक वेरिफिकेशन है लेकिन हमारा वो हिस्सा नहीं है। या फिर आप उसके नंबर की सूरत में देखें तो वो नंबर हमारा होगा 37%। यानी अगर कोई बॉडी अपनी इनिशियल वैल्यू, चाहे वो एम्पलीट्यूड हो या कोई भी चीज़ हो, अगर उसका इतने टाइम्स वो रिड्यूस हो रहा है तो जितना उसको टाइम लग रहा है उसका हम उसका मीन लाइफ टाइम कहते हैं। तो अभी हम इसको देखते हैं। तो अगर हम अपनी जो प्रीवियस कैलकुलेशन है उसके अंदर देखें तो उसका जो आंसर आया था हमारे पास, तो उसका जो आंसर हमारे पास आया था वो जब हम एम्पलीट्यूड की हमने बात की थी तो वो हमारे पास था x इक्वल्स टू एक्स एम ई टू रेज पावर माइनस बी टी ओवर 2 एम बी, सॉरी टी था यहाँ पे, एक्सक्यूज मी। तो ये वाली चीज़ थी हमारे पास माइनस बी टी ओवर 2m। तो हमारा मकसद क्या है, हमने ये देखना है कि वो अपनी इनिशियल वैल्यू का 1/e टाइम जो है वो रिड्यूस हो। तो ये एक्सप्रेशन हमें ये बता रहा है कि अगर हम t की वैल्यू 2m/b ले लें तो फिर हमारा जो आंसर आता है इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड का वो होगा xm/e, यानी 1/e इंटू xm। तो ये हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है और ये हमें चीज़ ये बता रही है कि जो हमारा इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड होगा वो रिड्यूस होगा इतने टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो जितना टाइम इसको लगा, वो कितना टाइम लगा, वो हमारे पास ये टाइम है t इक्वल्स टू 2/m। लिहाजा ये वाला जो होगा ये हमारा मीन लाइफ टाइम होगा, यानी इतने टाइम के गुजरने के बाद हमारी जो गिवन कंडीशन उसके तहत हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो इनिशियल वैल्यू का हर स्टेप पे अपनी इनिशियल वैल्यू का 37% जो है वो रिड्यूस होगा। जी अब हम बात करते हैं कि जो हमारा एक्सप्रेशन है
वो हमें और कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमने पढ़ा कि हमारी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम वो है के ओवर एम माइनस बी ओवर 2m स्क्वायर, ये हमारी फ्रीक्वेंसी थी। तो इसमें अगर हम ये देखें कि अगर k ओवर m की जो वैल्यू है वो हमारी इस टर्म से ज़्यादा होगी, बी स्क्वायर ओवर 4m स्क्वायर, तो जो ओमेगा प्राइम है इट विल बी पॉजिटिव, यानी इसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी, यानी जो हमारी मोशन है उसका जो उसकी जो ऑसिलेशंस हैं उनकी जो तादाद है वो कम हो जाएगी, ग्रेटर देन पॉजिटिव। अगर इसका मतलब ज़ीरो हो, इसका मतलब ये है कि देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ द डैम्पिंग, लेकिन सॉरी वो बाद में डिस्कस करेंगे इसको। तो इसमें क्या है कि उसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो क्यों इसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हुई और हमें इसने जो है वो क्या बताया वो भी हम उसको देखते हैं। तो हमने ये इसमें अब देखेंगे इसकी वैल्यू जो है पॉजिटिव आई तो इट इज़ द रियल, क्योंकि जो स्क्वायर रूट है उसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होने की वजह से रियल होगी। तो इसकी वैल्यू इंक्रीज हुई, तो इस सिचुएशन को हम नाम देते हैं अंडर डैम्पिंग या फिर नाम देंगे डैम्प्ड ऑसिलेशन। अब इसमें हुआ क्या है, क्योंकि हमने देखा तो माया की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आई है, तो इसका मतलब यह है कि मीडियम जो है उसकी जो इफेक्ट है वो हुई है। तो ऑसिलेटर हैज़ टू डू वर्क, इस दौरान ऑसिलेटर ने वर्क किया है कहाँ पे, अगेंस्ट द रेजिस्टिव फोर्स, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी डिसिपेट हुई है और उस एनर्जी डिसिपेशन की वजह से उसका जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज हुआ है। और जब फाइनली अपनी सारी की सारी एनर्जी वो लॉस कर चुका होगा तो इट विल कम इनटू रेस्ट। तो इसको हम उसकी मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है उससे भी देख सकते हैं एनर्जी का। और जब हमने ऑसिलेटर की एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाला था वो हमारे पास ये रिजल्ट आया था, यानी हमारे पास रिजल्ट था एनर्जी का हाफ के स्क्वायर ऑफ द इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड। तो ये हमने उसकी वैल्यू पुट की। अब चूंकि ये वाली चीज़ जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज हो रही है, डेफिनेटली जो हमारी इंस्टेंटेनियस एनर्जी होगी वो भी डिक्रीज होगी। तो अब हम बात करते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग की। तो क्रिटिकल डैम्पिंग में क्या होगा, जो हमारा एक्सप्रेशन था मेगा प्राइम के ओवर एम माइनस बी ओवर 2m इसका स्क्वायर। तो अगर हमारी ये कंडीशन आ जाए, यानी किसी वजह से दोनों फैक्टर्स इक्वल हो जाए, तो इस चीज़ का जो आंसर आएगा वो ज़ीरो आएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा बॉडी जो है वो ऑसिलेट नहीं करेगा। तो ये सिचुएशन जो होगी, जैसे हम उसको छोड़ेंगे बॉडी विल नॉट ऑसिलेट इन द मीडियम, तो यानी कि वो रुक जाएगा, तो हम ये कहेंगे कि बॉडी इज अंडर क्रिटिकल डैम्पिंग। तो फॉर सिस्टम डज नॉट ऑसिलेट ड्यू टू डैम्पिंग इफेक्ट। और उसके बाद फिर है ओवर डैम्पिंग। तो ओवर डैम्पिंग में हम अगर उसी एक्सप्रेशन की बात करें तो हमारी जो मेगा प्राइम की वैल्यू है वो इमेजिनरी आ जाती है, तो उसमें भी हमारा बॉडी जो है वो ऑसिलेट नहीं करेगा। तो वो हो गया मेगा प्राइम इक्वल्स टू, उसमें था के ओवर एम माइनस बी स्क्वेयर ओवर 4m स्क्वेयर। तो अगर ये वाला फैक्टर हमारा ज़्यादा हो जाता है तो जो मेगा प्राइम की वैल्यू होगी वो, चूँकि इस चीज़ की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव आने की वजह से इसकी जो वैल्यू होगी मेगा प्राइम की वो इमेजिनरी होगी। तो जिसमें मेगा प्राइम की वैल्यू इमेजिनरी आ जाए तो उस कंडीशन का हम नाम देते हैं ओवर डैम्पिंग। तो इसके अंदर भी बॉडी जो है वो हमारा ऑसिलेट जो है वो नहीं करेगा, मतलब जहाँ पे छोड़ेंगे वहीं का वहीं पे रहेगा। तो उम्मीद है आप लोगों को जो है वो समझ आई होगी। तो नेक्स्ट जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारा जो सिलेबस का नया हिस्सा है वो वेव्स का।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।